हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम फर्स्ट यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे थे और उसमें अभी तक हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन देखे थे कि जब हमें u माइनस बी या u प्लस बी दिया हुआ हो तो हम एफ जेड की वैल्यू जेड के पदों में कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए और आपसे बोला था आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी इनकी, तो सारी चीज़ें आपने की होंगी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एक थ्योरम है। थ्योरम नंबर है 3.9.2 और ये आपके जो 63 पेज है इस पे है। ठीक है, ओके। देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप इसे समझेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि माना मॉड एफ जेड एक प्रदेश में अचर है जहां एफ जेड विश्लेषक है, तो हमें यह प्रूफ करना है कि एफ जेड अचर है। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को समझिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्रदेश है डी, कोई प्रांत है डी। इस डी में ये जो एफ जेड है, ये एफ जेड क्या है, विश्लेषक है। एफ जेड क्या है, विश्लेषक है इसमें। ठीक है, विश्लेषक है। तथा मॉड एफ जेड क्या है, कांस्टेंट है। मॉड एफ जेड कांस्टेंट है, मतलब इस प्रदेश के हर बिंदु पर जो मॉड एफ जेड का मान है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इस प्रदेश में जो एफ जेड है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि माना मॉड एफ जेड एक प्रदेश में अचर है जहां एफ जेड एक विश्लेषक फलन है, तो हमें एफ जेड को अचर है ये प्रूव करना है। तो अपन ने एक प्रदेश माना, इस प्रदेश को डी नाम दे दिया। इस प्रदेश के हर बिंदु पर एफ जेड क्या है, विश्लेषक फलन है। और मॉड एफ जेड यानी एफ जेड का मापांक ये क्या है, मॉड एफ जेड क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हर बिंदु पर इस फलन का मॉड एफ जेड का मान क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो एफ जेड है, एफ जेड ये भी क्या है, इस प्रदेश में अचर है, इस प्रदेश में कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं रूपरेखा समझा देता हूं आपको इस थ्योरम की कि कैसे हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि एफ जेड कांस्टेंट है, एफ जेड कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो एफ जेड बराबर होता क्या है, एफ जेड बराबर होता है u प्लस आयोटा v, यही होता है। अब एफ जेड कॉन्स्टेंट कब होगा, जब u भी कांस्टेंट हो और v भी कांस्टेंट हो। ठीक है, और u किस किस का फंक्शन होता है, x और y का, और v भी किसका फंक्शन होता है, x और y का। तो एफ जेड को कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए हमें u भी कांस्टेंट प्रूफ करना होगा और v भी कांस्टेंट प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट प्रूफ कर देते हैं और फिर लास्ट में लिख देंगे कि इसी प्रकार हम, जैसे मान लीजिए हम u को कांस्टेंट प्रूफ करें तो लास्ट में लिख देंगे कि इसी प्रकार हम v को भी अचर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को u कांस्टेंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब u किस किस का फंक्शन होता है, मैं देखिए थ्योरम की पूरी रूपरेखा समझा रहा हूं आपको कि इसको प्रूफ कैसे करना है। अब u किस किस का फंक्शन होता है, x और y का। अब u कांस्टेंट कब होगा, जब डेल u अपॉन डेल x क्या हो, जीरो, और डेल u अपॉन डेल y भी क्या हो, जीरो। जब डेल u अपॉन डेल x भी जीरो हो जाएगा और डेल u अपॉन डेल y भी जीरो हो जाएगा, तो मतलब u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और u कांस्टेंट हो जाएगा तो इसी प्रकार हम v को कांस्टेंट प्रूव कर देंगे, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इस पूरी थ्योरम की रूपरेखा है जो मैंने अभी आपको समझा दी है। अब इस थ्योरम को देखिए प्रूव करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में रखने का कुछ भी नहीं होता है। यदि आप थ्योरेटिकल सारी चीजों को, एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान से समझ लोगे तो आपको मैथ से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। तो देखिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि थ्योरम में जो सबसे पहले दिया होता है ना उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई थ्योरम है, तो उसमें सबसे पहले जो हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में उसे हम मान लेते हैं। इस थ्योरम में दिया हुआ क्या है कि एफ जेड एक विश्लेषक फलन है और मॉड एफ जेड कांस्टेंट है, तो एफ जेड को कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको नोट्स जो मिल रहे हैं उसमें सारी लैंग्वेज मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि माना 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 एफ जेड एक विश्लेषक फलन है, ये दिया हुआ है और किसमें, प्रांत डी में दिया हुआ है। ठीक है,
तो माना एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, ये हमने मान लिया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि मॉड एफ जेड कॉन्स्टेंट है, तथा ये मान लिया, माना मॉड एफ जेड कॉन्स्टेंट दे रखा है ना, तो इस कॉन्स्टेंट को हमने क्या मान लिया, अचर है, और इस अचर को क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। क्या मान लिया, सी मान लिया। अब मॉड एफ जेड का मान क्या होगा, क्योंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा बी। मैंने जो स्टार्टिंग की आपकी बेसिक क्लास करवाई थी आपको, वो इसीलिए करवाई थी कि आपका सारा बेस क्लियर हो सके, और मैंने बताया था कि हर थ्योरम और हर क्वेश्चन में इन जो मैं चीजें बता रहा हूं इनका यूजेज होगा। तो मॉड एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी है, तो मॉड एफ जेड बराबर क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी। तो इसको मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये चीज हमें दी हुई है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एफ जेड अचर है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड अचर है। ये लैंग्वेज हो गई। अब एफ जेड को अचर सिद्ध करने के लिए हमें यू को अचर सिद्ध करना होगा, अभी बताया था मैंने, और इसी प्रकार हम बोल देंगे कि वी को वी भी अचर हो जाएगा, तो यू अचर प्रूव करना है। यू अचर प्रूव कब होगा, जब डेल यू अपॉन डेल एक्स जीरो लेके आएंगे हम, और डेल यू अपॉन डेल वाई भी जीरो लेके आएंगे। क्लियर है, ओके। अब हमारे पास ओनली एक समीकरण ये दी हुई है, तो इसका हमें यूज करना है। अब इसमें दो फंक्शन है u और b, और ये किस किस के फंक्शन होते हैं, x और y के। तो इसलिए समीकरण एक का एक बार तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, कौन सा, पार्शियल, क्योंकि u और b दोनों किस किस के फंक्शन है, x और y के। तो एक से ज्यादा चरों के फलन है, इसलिए कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, और एक बार y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समीकरण एक ही दे रखी है, तो इसी का ही तो यूज करना पड़ेगा, और अवकलन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपन को डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो वो कब आएगी, जब समीकरण एक का x के रेस्पेक्ट में और समीकरण एक का y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें। तो डिफरेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू x, तो समीकरण एक का जब x के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आया, 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल v अपॉन डेल एक्स बराबर 0। अब 2 कॉमन करके इधर ले गए तो क्या आ गया, u डेल u अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल x बराबर 0, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू y, तो 2u डेल u अपॉन डेल y प्लस 2v डेल v अपॉन डेल y बराबर 0। तो 2 कॉमन कर लिया, तो u डेल u अपॉन डेल y प्लस v डेल v अपॉन डेल y बराबर 0, और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। यहां तक क्लियर हुई बात। अब देखिएगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 आ गई अपने पास। ये तो समीकरण 2 आ गई, समीकरण 2 क्या है, यहां लिख दूं u, क्लियर नहीं दिख रहा है यहां से नीचे, तो u डेल u अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल x बराबर 0। ये तो आई है समीकरण नंबर 2, और u डेल u अपॉन डेल y प्लस v डेल v अपॉन डेल y बराबर 0, और ये दी हमने समीकरण नंबर 3। अब हमको देखिए कांस्टेंट किसको प्रूव करना है, u को प्रूव करना है, ठीक है, u को कांस्टेंट प्रूव करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब u कांस्टेंट का प्रूव होगा जब डेल u अपॉन डेल x 0 हो और डेल u अपॉन डेल y भी 0 हो। मतलब इसमें से v वाली टर्म्स हमको हटानी पड़ेंगी, मतलब जो v के डेरिवेटिव हैं, v के अवकलज हैं, मतलब डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y, इनको भी हमें u में ही चेंज करना होगा, ठीक है, ओके। तो u में ही चेंज करना पड़ेगा v के अवकलजों को भी, और चेंज किससे करेंगे, कॉची रीमान समीकरण से। कॉची रीमान समीकरण बिल्कुल लागू होंगी, क्यों, क्योंकि fz क्या है, विश्लेषिक फलन दिया हुआ है प्रमेय में, और कॉची रीमान समीकरण विश्लेषिक फलन की आवश्यक शर्तें, तो इसलिए कॉची रीमान समीकरण लागू हो जाएंगी।
तो कौशी रीमान समीकरण से देखिएगा, इस समीकरण को मैं क्या लिख दूं, क्लियर दिख रहा होगा आपको। इसको मैं देखिए u, अब हमको तो जो v का डेरिवेटिव है वो u में चेंज करना है ना, तो प्लस v, और डेल v अपॉन डेल x को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल v अपॉन डेल x को मैं लिख सकता हूं माइनस के डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि कौशी रीमान समीकरण ये होती है डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y, और डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x। तो डेल v बाई डेल x की जगह हो जाएगा माइनस के डेल u बाय डेल y, तो माइनस का डेल u बाय डेल y और बराबर 0। क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें देखिएगा, ये तो ठीक है, u डेल u बाय डेल y। अब डेल v बाय डेल y को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल u बाय डेल x, तो प्लस के v डेल u बाय डेल x बराबर 0, और ये दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ये जो यहाँ पे जो v का डेरिवेटिव था वो हट गया, अब यहाँ केवल दो ही डेरिवेटिव है, एक तो डेल u अपॉन डेल x है और एक ये डेल u अपॉन डेल y है। 4 और 5 नंबर समीकरण आ गई। अब मेरे को लाना क्या है, एक बार तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू लानी है, दो, अब देखिए दो समीकरण है और दोनों किसमें है, डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y में, तो दोनों समीकरणों से दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू भी निकल जाएगी और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू भी निकल जाएगी, और दोनों क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालता हूँ। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालने के लिए मैं देखिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो समीकरण जो 4 है ना, डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण जो 4 है, इस समीकरण 4 में तो u का, ठीक है, और जो समीकरण 5 है इसमें v का गुणा करके यदि मैं जोड़ दूं तो ये जो डेल u बाई डेल y वाले टर्म्स हैं ये क्या हो जाएगी, विलोपित हो जाएगी, ठीक है, और डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये तो आप जानते हो ना कि भाई हमको डेल u बाई डेल x का मान निकालना है, तो डेल u बाई डेल y हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि समीकरण 4 में u का और समीकरण 5 में v का गुणा करके और जोड़ दूं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 4 में जब u का गुणा किया तो ये हो गया u स्क्वायर डेल u अपॉन डेल x, और ये तो कैंसिल हो ही गई, और समीकरण 5 में जब v का गुणा किया तो ये तो कैंसिल हो ही गए, तो v स्क्वायर और ये डेल u अपॉन डेल x और ये 0, तो ये हो गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल u अपॉन डेल x बराबर 0। तो ये क्या आ गया, डेल u, अब देखिए u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू डेल v अपॉन डेल x बराबर 0 है। अब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, एक नंबर दिया था उसको, अर्थात c स्क्वायर है, मतलब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कोई ना कोई कांस्टेंट है, कोई ना कोई कांस्टेंट है तो 0 नहीं होगा, तो ये 0 नहीं होगा तो 0 कौन होगा, ये तो आता है डेल u अपॉन डेल x बराबर क्या है, 0। अब डेल u अपॉन डेल x बराबर 0 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, u कांस्टेंट है, नहीं नहीं नहीं, डेल u अपॉन डेल x का मतलब बराबर 0 का मतलब ये है कि जो u में दो चर होते हैं x और y, तो u जो है वो x से स्वतंत्र फलन है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं u बराबर y क्यूब, अब इसका आप डेल u बाई डेल x निकालोगे तो वो भी तो 0 आएगा, तो अपन ऐसे थोड़ी बोल देंगे u कांस्टेंट है, नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि जो फलन u है वो x से स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि u x से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र फलन है। अब y तो हो सकता है, अब यदि मैं डेल u बाई डेल y बराबर 0 ले आऊं तो मैं बोल दूंगा कि u y से स्वतंत्र फलन है। अब u x से भी स्वतंत्र फलन है और u y से भी स्वतंत्र फलन है, तो u कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं क्या लाऊंगा कि डेल u बाई डेल y बराबर 0 है, तो डेल u बाई डेल y बराबर 0 को लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये डेल u बाई डेल x वाली टर्म्स हटनी चाहिए। तो इनको हटाने के लिए मैं देखिए क्या करूं कि जो समीकरण 4 है, इस समीकरण 4 में तो v का, ठीक है, ओके, और समीकरण 5 में, समीकरण 5 में किसका, u का, समीकरण 5 में u का गुणा करके और मैं घटा दूं, ठीक है, घटा दूं, ओके। क्या बोला मैंने,
मेरे को टर्म किसकी लानी है, मेरे को टर्म लानी है डेल यू, हाँ मेरे को टर्म लानी है डेल यू अपॉन डेल एक्स की। तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे, तो ये दोनों हटाने के लिए ये प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूं कि समीकरण 4 में तो u का और समीकरण 5 में v का गुणा करके मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। समीकरण 5 में u का और समीकरण 4 में v का गुणा करके मैं जोड़ दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u भी डेल यू बाई डेल वाई और ये माइनस के u भी डेल यू बाई डेल वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद देखिएगा, ओके हाँ जी, तो मैं क्या करूं कि समीकरण 4 में b का और समीकरण 5 में u का गुणा करके घटा दूं। तो देखिएगा मेरे को डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू लेके आनी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। तो 0 क्या होगा, डेल यू बाई डेल वाई होगा। तो अतः डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0। अब डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या, यू कांस्टेंट है? नहीं, इसका मतलब ये है कि जो u x और y का फलन है उसमें जो y फंक्शन है वो नहीं है। अतः u जो है u वो y से स्वतंत्र फलन है, y से स्वतंत्र फलन है, y से स्वतंत्र फलन है, y से स्वतंत्र फलन है। अब u को x से स्वतंत्र फलन में पहले बता चुका हूं, u को y से स्वतंत्र फलन में यहां प्रूफ कर दिया। तो u क्या है, अचर है, u अचर है, u अचर। तो u अचर तो हमने प्रूफ कर दिया। अब चूंकि fz को अचर प्रूफ करना है ना, तो fz बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा भी होता है। ठीक है, अब u को मैंने अचर प्रूफ कर दिया, अब मैं क्या प्रूफ करूंगा, v को अचर। तो u और v जब दोनों अचर हो जाएंगे तो fz अचर हो जाएगा। अब देखिए यदि आप पूरी प्रोसेस को दोबारा v के लिए लागू करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि v भी क्या है, एक अचर फलन है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। अब u भी अचर हो गया, v भी अचर हो गया, अतः अब u भी अचर हो गया और v भी अचर हो गया, तो क्या लिख देंगे, अतः जो fz बराबर u प्लस आयोटा v होता है ना, u प्लस आयोटा v, ये भी क्या है, अचर है। ठीक है, तो fz बराबर क्या हो गया, अचर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। यही हमें प्रूफ करना था। हमें यह प्रूफ करना था कि प्रांत डी में यदि fz विश्लेषक है, मॉड fz कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है, तो fz कांस्टेंट है और ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपके समझ में आई होगी थ्योरम। आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें आप समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और देखिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप YouTube के साथ जो कमेंट बॉक्स है वीडियो के साथ, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। आपको समझ में अच्छा आया तो आप वहाँ टाइप कर सकते हैं, जिससे मेरे को लगे कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके समझ आ रहा है। ठीक है, तो जिससे हम भी मोटिवेट हो पाएँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि fz बराबर u प्लस आयोटा v एक प्रदेश में विश्लेषक फलन है, एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, तथा fz का जो वास्तविक भाग है वो अचर है। fz बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा v होता है ना, तो u इसका वास्तविक भाग होता है और v इसका काल्पनिक भाग होता है। तो आपको ये दिया हुआ है कि जो fz है इसका वास्तविक भाग जो है वो क्या है, अचर है। ये चीज दी हुई है, तो प्रूफ क्या करवा रहा है कि सिद्ध करो कि fz स्वयं अचर है। fz स्वयं अचर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो fz स्वयं अचर कब होता है, जब उसका वास्तविक भाग भी अचर हो और काल्पनिक भाग भी अचर हो। अब इससे पहले की जो थ्योरम थी वो, उसमें हमने ये पढ़ा था कि यदि fz विश्लेषक है और मॉड fz कांस्टेंट है तो fz भी कांस्टेंट होता है। यहां क्या कह रहा है कि fz विश्लेषक है और fz का वास्तविक भाग अचर है, तो fz भी अचर होता है। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे कि उसमें fz विश्लेषक है, fz का काल्पनिक भाग अचर है, तो भी fz अचर है।
तो ये सारे रिजल्ट्स आप ध्यान रखना। पहला रिजल्ट तो ये होता है कि एफ जेड विश्लेषक है, मॉड एफ जेड कॉन्स्टेंट तो एफ जेड कॉन्स्टेंट, एफ जेड विश्लेषक है, एफ जेड का वास्तविक भाग कॉन्स्टेंट तो एफ जेड कॉन्स्टेंट, एफ जेड विश्लेषक है, एफ जेड का काल्पनिक भाग कॉन्स्टेंट तो एफ जेड कॉन्स्टेंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ जेड जो है वो कांस्टेंट है और एफ जेड का जो वास्तविक भाग है वो कांस्टेंट दे रखा है। तो एफ जेड कांस्टेंट तभी होगा जब उसका वास्तविक भाग भी कांस्टेंट हो और काल्पनिक भाग भी कांस्टेंट हो। वास्तविक भाग तो कांस्टेंट दे रखा है, अब यदि इस काल्पनिक भाग को मैं कांस्टेंट प्रूफ कर दूं तो एफ जेड कांस्टेंट हो जाएगा। और काल्पनिक भाग को कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए जो काल्पनिक भाग v है वो x और y का फलन है, तो मेरे को डेल v अपॉन डेल x 0 बताना होगा और डेल v अपॉन डेल y 0 बताना होगा। तो इससे मैं ये बोल दूंगा कि v x और y से स्वतंत्र फलन है, अतः v कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है तो एफ जेड कांस्टेंट है। ये इस क्वेश्चन की रूपरेखा है, इस प्रकार हमको ये सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी थ्योरम में जो चीज हमें दी हुई होती है उसे मानते हैं। तो हमें एफ जेड विश्लेषक फलन दिया हुआ है, तो माना एफ जेड क्या है, विश्लेषक फलन है, तो इसको मान लिया साहब, माना एफ जेड विश्लेषक फलन है, ये मान लिया। तथा जो एफ जेड का रियल पार्ट है, माना जो रियल पार्ट है वो कांस्टेंट दे रखा है ना, तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड ये क्या दे रखा है, कांस्टेंट, अचर दे रखा है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। और रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होता है, u होता है ना, तो u x y होता है ना रियल पार्ट, इसको c और इसको दे दिया मैंने 1 नंबर। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी नोट्स में। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड क्या है, अचर है। तो एफ जेड को अचर प्रूफ करने के लिए इसका वास्तविक भाग तो अचर है ही, बस काल्पनिक भाग को अचर बताना है। तो काल्पनिक भाग को अचर बताने के लिए डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई दोनों की वैल्यू 0 लेके आनी है। अब ये कैसे लेके आएंगे, अपने पास केवल एक ही समीकरण दे रखा है, समीकरण 1, तो इसका यूज करके। समीकरण 1 जो है u x और y का फलन है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट कौन सा होगा, पार्शियल, क्योंकि u दो चरों का फलन है। तो डेल u अपॉन डेल x बराबर क्या आ गया, 0। अब डेल u अपॉन डेल x बराबर 0 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, डेल u अपॉन डेल x को डेल v अपॉन डेल y, किससे CR इक्वेशन से, क्योंकि फलन एफ जेड विश्लेषक है तो CR इक्वेशन लग जाएंगी, क्योंकि CR इक्वेशन जो फलन एफ जेड के विश्लेषक होने की आवश्यक शर्त है। क्लियर हुई यहां तक बात। तो डेल v अपॉन डेल y बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, v कांस्टेंट है, नहीं, v चर x और y का फलन है, तो इसका मतलब ये है कि जो v है वो y से स्वतंत्र फलन है, v y से स्वतंत्र है, v y से स्वतंत्र है, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, अब डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू y कर दो, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ गया, डेल u अपॉन डेल y बराबर 0 है, और डेल u अपॉन डेल y को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस डेल v अपॉन डेल x बराबर 0, -1 इधर गया तो क्या आया, डेल v अपॉन डेल x बराबर 0, डेल v अपॉन डेल x बराबर 0 आया है। इसका मतलब क्या है, v कांस्टेंट है, नहीं, इसका मतलब ये है कि v x से स्वतंत्र फलन है, v x से स्वतंत्र है, v x से स्वतंत्र है। अब v y से भी स्वतंत्र है, ये हो गया, और v x से भी स्वतंत्र है, तो अतः v क्या है, कांस्टेंट है, अतः v क्या है, अचर है, और v अचर है, और u अचर हमको दिया हुआ है, तो v भी अचर हो गया और u भी अचर हो गया, अतः जो एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v, अब u भी अचर v भी अचर, तो एफ जेड बराबर क्या हो गया, अचर, और यही हमें प्रूफ करना था कि एफ जेड विश्लेषक फलन दिया हुआ है और फलन एफ जेड का वास्तविक भाग अचर है, तो एफ जेड भी अचर होगा, ये प्रूफ हमें करना था, ठीक है। तो आज के जो हमने पढ़ा उसको मैं समराइज कर दूं, जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान रखने हैं कि एक फलन है एफ जेड, वो किसी प्रांत डी में, कोई भी प्रांत है डी, उसमें विश्लेषक है,
और यदि इसी प्रांत डी में फलन एफ का मापांक विश्लेषक है तो फलन एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि फलन एफ का विश्लेषक है और उसका यदि वास्तविक भाग अचर है तो फलन एफ भी अचर होगा। और नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन ऐसा काल्पनिक के लिए भी हो जाएगा कि फलन एफ विश्लेषक है और फलन एफ का यदि काल्पनिक भाग अचर है तो फलन एफ भी अचर होगा। क्लियर है? आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।